एक 300 साल पुरानी राजशाही, एक 5 फुट 5 इंच का क्रांतिकारी, एक अय्याश संत, एक राजा रानी और एक हत्याकांड सांची में बिठाएं तो ये सभी एक बेस्ट सेलर नोवेल का पार्ट हो सकते हैं। लेकिन आप जानते ही हैं कि कई बार सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा हैरान करने वाली होती है। ये सब किरदार एक ऐसे साम्राज्य के पतन की कहानी का हिस्सा हैं जो समूचे मानव इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसके आखिरी राज परिवार को तहखाने में गोलियों से भून डाला गया और जिसके खात्मे ने दुनिया की सबसे लंबी वैचारिक जंग की शुरुआत की, पूंजीवाद और साम्यवाद की जंग। ये कहानी है रूस की, जो किसी जमाने में एक साम्राज्य था, फिर पिछली शताब्दी में हुई कम्युनिस्ट क्रांति के बाद कई देशों के एक संघ का हिस्सा बना और अब 21वीं सदी में फिर से एक देश है। रूस के साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, कैसे मारा गया रूस का आखिरी जार, इस कहानी का ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से क्या नाता है, जानेंगे ये सब आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। बचपन में सुनी थी एक कहानी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। रूस पहुंचते ही ये कहानी एक जार और जारीना की हो जाती। दोनों मारे गए लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी के सिरे 100 साल बाद तक खुलते रहे, लेकिन वो आगे की बात है। पहले इतिहास से शुरू करते हैं। साल 1547 रूस में जार शाही की शुरुआत हुई। पहले जार का नाम था इवान द टेरेबल। गजब गुस्से वाला आदमी था, अपने ही बेटे और पोते की हत्या कर डाली। हालांकि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। पत्नी का नाम था एनास्टेसिया रोमनोवना, पर यही उसकी एकमात्र पत्नी नहीं थी। जार की 8 पत्नियां थीं, लेकिन इवान के बाद गद्दी मिली एनास्टेसिया के परिवार को। एनास्टेसिया से रूस में रोमनोव राजवंश की शुरुआत हुई। इस राजवंश ने 300 सालों तक रूस पर राज किया। साल 1894 में इस परिवार से निकोलस द्वितीय जार बने। पिता के लाडले थे, इसलिए कभी राजकाज का काम नहीं सीखा। अय्याशी में जवानी गुजरी, लेकिन फिर एक रोज एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। अलेक्जेंड्रा नाम की ये लड़की तो जर्मन राजवंश से आती थी, लेकिन उसकी जुबान और तौर तरीके से निकोलस के घर वाले खुश नहीं थे। निकोलस किसी को सुनने को तैयार नहीं थे। जार बनते ही उन्होंने अलेक्जेंड्रा से शादी कर ली। अलेक्जेंड्रा दहेज में खूब सारा सोना चांदी और तोहफे लेकर आई, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसके साथ साथ एक छुपा हुआ दुश्मन भी आ रहा है, जो आगे जाकर उसके परिवार के नाश का कारण बनेगा। आगे की कहानी से पहले आपके लिए एक बात जाननी जरूरी है। रूस की आखिरी जारीना अलेक्जेंड्रा ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की नातिन थी। विक्टोरिया के खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी एक बीमारी चली आ रही थी। इस बीमारी का नाम था हीमोफीलिया। इस बीमारी में खून इतना पतला हो जाता है कि उसके थक्के नहीं बनते, इसलिए चोट लगने पर अधिक खून बहने से आदमी मर सकता है। अलेक्जेंड्रा में इस बीमारी के गुण सोए हुए थे, लेकिन उनके जरिए ये बीमारी उनके बेटे तक पहुंच गई। अलेक्सी निकोलाविच नाम का ये बेटा बड़ी मिन्नतों के बाद हुआ था। इससे पहले जार और जारीना को 4 बेटियां हुई थी। एलेक्सी के पैदा होने से जार शाही के भविष्य की चिंताएं तो शांत हो गईं, लेकिन जल्द ही ये पता चला कि वो जानलेवा बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के इलाज के लिए जार और जारीना ने दुनिया भर से नीम हकीम बुलाए, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं मिला। फिर साल 1905 में इस कहानी में एक और दिलचस्प किरदार की एंट्री हुई, ग्रिगोरी रास्पुतिन। कौन था रास्पुतिन? 6.5 फुट का एक जोगी जो भविष्य देखने का दावा करता था। उसकी आभा ऐसी थी कि जो उससे मिलता प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। लंबी घनी दाढ़ी और शरीर से आती बकरे की बदबू उसे रहस्यमयी बनाती थी। पूरे सेंट पीटर्सबर्ग में उसके चर्चे थे और जल्द ही उसे विंटर पैलेस यानी राजमहल से भी बुलावा आ गया। निकोलस ने रास्पुतिन से मुलाकात की और उन्हें अपने बेटे के बारे में बताया। रास्पुतिन ने वादा किया कि वो जादुई ताकत से उनके बेटे की बीमारी ठीक कर देगा। निकोलस के बारे में मशहूर था कि वो कान के कच्चे थे। उन दिनों पूरे रूस में इस बाबत एक लतीफ़ा चला करता था। रूस में 2 लोग सबसे ताकतवर हैं, पहला जार और दूसरा वो जिससे जार ने अभी अभी बात की है।
निकोलस ने रासपुतिन की बातों पर विश्वास कर लिया। अपने बेटे के लिए उन्होंने सरकारी खजाने के दरवाजे खोल दिए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एलेक्सी की तबीयत में सुधार भी आने लगा। बस फिर क्या था, जार और जारीना रासपुतिन के भक्त बन गए। दोनों उसकी मुट्ठी में थे। चंद महीनों में ही वो रूस का सबसे ताकतवर शख्स बन गया। इधर जब महल में ये सब चल रहा था, रूस में क्रांति की पहली चिंगारी सुलगने लगी थी। साल 1905 में रूस में पहली क्रांति हुई। व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन जैसे नेता इस क्रांति के अगवा थे। किसान और मजदूर बेहतर वेतन की मांग लेकर सड़कों पर थे। उन्होंने निकोलस से मिलने की कोशिश भी की। लोगों का एक हुजूम विंटर पैलेस की तरफ रवाना हुआ, लेकिन निकोलस ने इन लोगों से मिलने की बजाय उनके ऊपर पुलिस छोड़ दी। ब्लडी संडे के नाम से मशहूर एक इतवार के रोज हजारों लोग पुलिस एक्शन में मारे गए। इस हत्याकांड ने चिंगारी को और भड़का दिया। मजदूर स्ट्राइक पर चले गए, किसानों ने हथियार उठा लिए। अंत में निकोलस को क्रांति के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने रूस में संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत की। रूस में ड्यूमा यानी संसद का गठन हुआ, चुनाव हुए, प्रधानमंत्री बना। हालांकि आखिरी ताकत अभी भी जार के हाथ में ही थी। वो जब चाहे अपनी मर्जी से संसद को भंग कर सकता था। ऐसा ही हुआ भी। 1 साल के अंदर जार निकोलस ने संसद भंग कर दी और अपने मनपसंद आदमी को प्रधानमंत्री बनवा दिया। लोगों में एक बार फिर विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी। इस विद्रोह ने आगे जाकर दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति का रूप लिया। इसे इतिहास में बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना गया। लेकिन उससे पहले एक आखिरी धक्के की जरूरत थी, और यह धक्का लगा पहले विश्व युद्ध की शुरुआत से, जिसे तब ग्रेट वॉर कहा जाता था। 1914 में रूस विश्व युद्ध में दाखिल हुआ। 1 साल के अंदर लोगों को इसके अंजाम दिखने लगे। चीजों के दाम बढ़ रहे थे, राशन की कमी थी, यहाँ तक कि सेना के पास लड़ने के लिए गोलियां तक नहीं थी। उधर राजमहल से हर रोज अलग अलग कांड बाहर आ रहे थे। खबरें आ रही थी कि रासपुतिन के जारीना से नाजायज रिश्ते हैं और उसने राजकुमारियों को भी नहीं छोड़ा है। निकोलस की चुप्पी इन खबरों को बढ़ावा दे रही थी। नतीजा हुआ कि पूरे रूस में ज़ारशाही के खिलाफ गुस्सा चरम पर पहुंच गया। मोर्चे पर खड़े सैनिक हथियार डालकर विद्रोहियों के साथ मिल गए। जब यह खबर ज़ार के पास पहुंची, वो खुद युद्ध के मोर्चे पर पहुंच गए। उनकी पीठ पीछे गुस्साए क्रांतिकारियों ने रासपुतिन की हत्या कर डाली। पर रासपुतिन को मारना आसान नहीं था। रासपुतिन की हत्या करने वाले प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव के अनुसार रासपुतिन को केक में जहर मिलाकर दिया गया, लेकिन इससे उसे कोई असर नहीं हुआ। गोली मारने के बावजूद वो मरा नहीं। अंत में उसे ठंडे पानी में डुबोकर मारा गया। रासपुतिन की मौत ने विद्रोहियों का हौसला और बढ़ा दिया। साल 1917 आते आते हालात इतने खराब हो गए कि लोग दुकानों में लूटपाट मचाने लगे। मजबूरन निकोलस को युद्ध से बाहर निकलने का ऐलान करना पड़ा। हालांकि इससे भी हालात बेहतर नहीं हुए। युद्ध में लाखों रूसी सैनिक मारे गए थे और महंगाई आसमान तक पहुंच गई थी। रूस के लोग अब किसी भी तरह ज़ारशाही का अंत चाहते थे। फरवरी 1917 में रूस के प्रधानमंत्री ने ज़ार के नाम एक तार भेजा, जिसमें लिखा था कि उनका सत्ता छोड़ देना ही अब इस समस्या का आखिरी हल है। निकोलस ने अपने फेमस जवाब में लिखा, उस मुटल्ले प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह बकवास लिखकर भेजी है, मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा। अगली सुबह वो ट्रेन में अपने बच्चों और पत्नी से मिलने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही प्रदर्शनकारियों ने इस ट्रेन का घेराव कर लिया। निकोलस के पास अब कोई चारा नहीं था। 15 मार्च 1917 के रोज ज़ार ने सत्ता छोड़ दी और इसी के साथ रूस के 300 साल पुराने साम्राज्य का अंत हो गया। निकोलस ने आखिर तक ज़ारशाही को बचाने की कोशिश की। उन्होंने अपने भाई मिखाइल को अगला ज़ार नियुक्त किया, लेकिन उसने भी ये पद स्वीकार करने से मना कर दिया। सत्ता जाने के बाद निकोलस अपने परिवार की जान बचाने में लग गए। ब्रिटेन के किंग जॉर्ज रिश्ते में ज़ार के चचेरे भाई लगते थे। उन्होंने निकोलस को ब्रिटेन में शरण देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किंग जॉर्ज के सलाहकारों ने आशंका जताई कि ऐसा करने पर ब्रिटेन में भी विद्रोह भड़क सकता है, इसलिए उन्होंने अपना ऑफर वापस ले लिया। रूस में ज़ारशाही खत्म हो चुकी थी, लेकिन क्रांतिकारी इससे संतुष्ट नहीं थे। क्रांतिकारियों का बोल्शेविक धड़ा रूस में कम्युनिस्ट शासन लाना चाहता था। इसका नेतृत्व लेनिन कर रहे थे। वहीं दूसरा धड़ा इसके खिलाफ था। इसे मेंशेविक कहा जाता था। लिहाजा रूस में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। निकोलस को उनके महल में नजरबंद किया गया था, लेकिन लेनिन चाहते थे कि निकोलस को बंदी बनाकर सजा दी जाए। जल्द ही निकोलस और उनका परिवार बोल्शेविक विद्रोहियों के कब्जे में आ गए। उनका अंत अब नजदीक था। 17 जुलाई 1918 की बात है। निकोलस और उनका परिवार साइबेरिया के पास एक घर में नजरबंद थे।
रात के 2 बजे अचानक कुछ लोग वहां घुसे। जार के पूरे परिवार को घर के नीचे बने एक तहखाने में ले जाया गया। यह ऑपरेशन चिमनी स्वीप की शुरुआत थी। दरअसल बोल्शेविक क्रांतिकारियों को खबर मिली थी कि जार के समर्थक अपने राजा को छुड़ाने आ रहे हैं, इसलिए रातों ही रात उन्होंने जार को परिवार सहित ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। पूरे परिवार को महल के तहखाने में ले जाकर गोलियों से भून डाला गया। जिनमें थोड़ी जान बची थी उन्हें संगीनों से घोंपा गया। मरने वालों में 13 साल का अलेक्सी निकोलाविच भी था। जार की मौत के बाद रूस में कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत हुई। कम्युनिस्ट सरकार ने जार के परिवार की मौत की जांच करवाई। रूस में गृह युद्ध के खात्मे और उसके कई दशक बाद तक इस हत्या को लेकर सवाल उठते रहे। तब कहा गया था कि जार के पूरे परिवार के शव जला दिए गए हैं, लेकिन साल 1991 में ये अवशेष अचानक प्रकट हो गए। इन्हें 1979 में ही खोज निकाला गया था, लेकिन सोवियत क्रांति के इस काले इतिहास को छुपा कर रखने के लिए इन्हें सामने नहीं लाया गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद निकोलस और उनके परिवार को राजकीय सम्मान के साथ दफना दिया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने इस हत्याकांड को पूर्वजों की गलती बताया। सोवियत संघ के रहते ज़ारशाही का नाम लेना भी गुनाह था, लेकिन 21वीं सदी में वो कई लोगों के हीरो हैं और रशियन चर्च ने उन्हें संत का दर्जा दे रखा है। आज की तारीख में बस इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल भट्ट। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।